नमस्कार बच्चों, फिजिक्स की ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। देखो बेटा, कल हमने बात की थी प्रकाश विद्युत समीकरण की बात की थी। प्रकाश विद्युत समीकरण की बात की थी। प्रकाश विद्युत समीकरण क्या होता है एक बार दोबारा देख लेते हैं। देखो, प्रकाश विद्युत समीकरण आइंस्टीन का प्रकाश विद्युत समीकरण, आइंस्टाइन का प्रकाश विद्युत समीकरण के बारे में बात की थी हमने। ठीक है, प्रकाश विद्युत समीकरण के बारे में हम कल बात कर रहे थे। मैंने आपको प्रकाश विद्युत समीकरण के कई रूप बताए थे। मैंने आपको आवृत्ति के रूप में प्रकाश विद्युत समीकरण क्या होता है। प्रकाश विद्युत समीकरण होता है काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम बराबर में H, ठीक है, H न्यू माइनस में H न्यू नॉट। ये आपका होता है प्रकाश विद्युत समीकरण होता है भैया। ठीक है, तो मैंने इसके बाद में तरंगदैर्घ्य की फॉर्म में बताया था। तरंगदैर्घ्य की फॉर्म में क्या आता है? तरंगदैर्घ्य की फॉर्म में आता है काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम, ठीक है, H यहाँ से कॉमन ले लिया। इसकी जगह क्या रख सकता हूँ मैं? C/में लैम्डा माइनस में C/में लैम्डा नॉट। समझ में आएगी बात? ठीक है, ये प्रकाश विद्युत समीकरण का एक दूसरा रूप होता है तरंगदैर्घ्य के रूप में। सबके समझ में आई होगी यहाँ तक? ठीक है, यहाँ न्यू नॉट दहली आवृत्ति है और यहाँ न्यू क्या है? आपतित प्रकाश की आवृत्ति है। लैम्डा नॉट क्या है? दहली तरंगदैर्घ्य है। और लैम्डा क्या है? आपतित प्रकाश की तरंगदैर्घ्य है। इसके बाद हमने बात की थी, यहाँ से हम भैया वेग निकाल सकते हैं। किसका? उत्सर्जित इलेक्ट्रॉन का वेग निकाल सकते हैं। उत्सर्जित इलेक्ट्रॉन का वेग कैसे निकाल सकते हैं? यहाँ 1/2 mv मैक्सिमम अधिकतम गतिज ऊर्जा, तो वेग भी क्या होगा? अधिकतम होगा। ठीक है, H C/में लैम्डा माइनस C/में लैम्डा नॉट। यहाँ से हम क्या निकाल लेंगे? वेग निकाल लेंगे। कोई दिक्कत है क्या? नहीं है। अच्छा, गतिज ऊर्जा क्या होती है? अधिकतम गतिज ऊर्जा क्या होती है? ठीक है, यदि निरोधी विभव आपके पास है, निरोधी विभव जिसका दूसरा नाम क्या है? अंतक विभव। निरोधी विभव जिसका दूसरा नाम है अंतक विभव, वो V0 है। क्या है? V0 है। तो हम अधिकतम गतिज ऊर्जा निरोधी विभव के द्वारा किए गए कार्य के बराबर होती है। तो मैं लिख सकता हूँ 1/2 mv मैक्सिमम का स्क्वायर बराबर में EV0। कोई दिक्कत है क्या? यहाँ से हम EV0 मान रख देते हैं यहाँ, तो यहाँ रख दो, चाहे कहीं भी रख सकते हो आप। तो अपने पास एक फॉर्मूला ये भी प्राप्त हो जाएगा, EV0 बराबर में H न्यू माइनस में H न्यू नॉट। ये फॉर्मूला भी एक प्राप्त हो जाता है। यदि मैं E का भाग दे दूं तो एक सरल रेखा का समीकरण, मैंने बताया था पिछली वीडियो में, पिछले लेक्चर में बताया था मैंने कि एक सरल रेखा का समीकरण बनता है। कैसे बन जाएगा समीकरण सरल रेखा का? तो देखो कैसे बनेगा। मैंने E का यहाँ भाग दे दिया तो V0 बराबर में H/में E न्यू माइनस में H/में E न्यू नॉट। समझ में आई बात? ठीक है, y बराबर में mx प्लस में c। ये होता है सरल रेखा का समीकरण। और यदि हम यहाँ y अक्ष पर हम ले लें निरोधी विभव को और x अक्ष पे ले लें हम किसको? आवृत्ति को, तो एक सरल रेखा प्राप्त होगी। तो यहाँ V0 ले लिया, निरोधी विभव ले लिया और यहाँ आवृत्ति ले ली। ठीक है, और यहाँ पर ये जो m है ये क्या है? ढाल। m का मान तुलना करने पे कितना प्राप्त होगा? H/में E प्राप्त हो जाएगा। समझ में नहीं बात? ठीक है, ये क्या चीज है? C क्या होता है? y अक्ष पे काटा गया अंतःखंड है। तो इस प्रकार से एक रेखा प्राप्त होगी। ठीक है, ये न्यू नॉट आवृत्ति हुई। ठीक है, जिस पे निरोधी विभव का मान क्या है? 0 है। यहाँ तक ये क्या हुआ? अंतःखंड हुआ। किस पर? y अक्ष पे काटा गया अंतःखंड हुआ। समझ में आई नहीं बात? यहाँ कोण मान लेते हैं थीटा। यहाँ तक मैं आपको बता चुका हूँ। किसमें बता चुका हूँ? प्रकाश विद्युत समीकरण में। यदि आपसे पूछे कि आइंस्टीन के प्रकाश विद्युत समीकरण को व्युत्पन्न कीजिए,
तो आप यहाँ तक कर सकते हैं, आगे भी एक दो स्टेप निकाल सकते हैं। समझ में आई नहीं बात? ठीक है। इसके बाद हम बात करते हैं कि आइंस्टीन के प्रकाश विद्युत समीकरण के द्वारा प्रकाश विद्युत प्रभाव की व्याख्या की जा सकती है या नहीं की जा सकती। तो एक बार देखेंगे भैया, देखो फटाफट इसको समीकरण नंबर 1 दे देता हूं। कितना दे देता हूं? समीकरण नंबर 1 दे देता हूं मैं इसको। तो देखो अब हम बात करेंगे कि हम ये जो प्रकाश विद्युत समीकरण है ये व्याख्या करता है या नहीं करता है। किसकी? प्रकाश विद्युत प्रभाव की। पहला पॉइंट यदि आपतित प्रकाश की आवृत्ति देहली आवृत्ति से कम है, यदि आपतित प्रकाश की आवृत्ति किससे कम है? देहली आवृत्ति से कम है, मतलब देहली आवृत्ति अधिक है। ठीक है, तो भैया ये देहली आवृत्ति अधिक हुई तो ये मान क्या हो जाएगा? बड़ा हो जाएगा। ये मान क्या रह जाएगा? छोटा। तो अधिकतम गतिज ऊर्जा क्या प्राप्त होगी? ऋणात्मक प्राप्त होगी। तो काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम क्या प्राप्त होगी? ऋणात्मक प्राप्त होगी। क्या प्राप्त होगी? ऋणात्मक प्राप्त होगी। समझ में आई नहीं बात? और ऋणात्मक जो गतिज ऊर्जा है वो होती नहीं है इलेक्ट्रॉन की। इसका मतलब ये है प्रकाश इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन नहीं होगा, इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन नहीं होगा, इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन नहीं होगा। ये पॉइंट, पहला पॉइंट मैंने बताया आपको। और यही कहता है प्रकाश विद्युत प्रभाव कि देहली आवृत्ति से अधिक आवृत्ति होनी चाहिए इलेक्ट्रॉन के उत्सर्जन के लिए। समझ में आई नहीं बात? ठीक है। दूसरा पॉइंट देखते हैं कि जो गतिज ऊर्जा है ये गतिज ऊर्जा आवृत्ति के क्या है? समानुपाती है। तो गतिज काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम समानुपाती आवृत्ति। यदि आवृत्ति बढ़ाएंगे तो गतिज ऊर्जा बढ़ेगी, काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। समझ में आई नहीं बात? चाहे प्रकाश की तीव्रता कुछ भी हो, ये बात कहता है आइंस्टीन का प्रकाश विद्युत समीकरण। ठीक है। और प्रकाश विद्युत प्रभाव भी यही बात कहता है, यदि प्रकाश की आवृत्ति बढ़ाई जाए तो उत्सर्जित इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी गतिज ऊर्जा बढ़ती है। क्या बढ़ती है? गतिज ऊर्जा बढ़ती है। समझ में आई नहीं आई बात? सबके समझ में आई होगी। समझ में आई? अच्छा, ये बात। अगला पॉइंट देखो, अगला पॉइंट, ये दूसरा पॉइंट था। ठीक है, हम व्याख्या कर रहे हैं आइंस्टीन के प्रकाश विद्युत समीकरण से प्रकाश विद्युत प्रभाव की। तीसरा पॉइंट यदि देखा जाए तो तीसरा पॉइंट क्या है कि एक फोटोन, कोई भी सतह हुई, मान लिया ये कोई पृष्ठ है, यदि इस पे एक फोटोन आपतित किया जाए E बराबर में hν, तो वो अपनी ऊर्जा एक इलेक्ट्रॉन को ही देता है। इसलिए इसे 1-to-1 प्रोसेस कहा गया है। क्या कहा गया है? 1-to-1 प्रोसेस। तो एक इलेक्ट्रॉन अपनी ऊर्जा किसको देता है? एक फोटोन अपनी ऊर्जा एक इलेक्ट्रॉन को देता है, या एक फोटोन की ऊर्जा एक इलेक्ट्रॉन द्वारा अवशोषित की जाती है। समझ में आई नहीं बात? ठीक है, अवशोषित कर ली जाती है। तो इलेक्ट्रॉन ऊर्जा लेने में और उत्सर्जित होने में कोई भी समय नहीं लगाएगा, कोई भी कालपश्चिता नहीं होगी। जैसे ही ऊर्जा ग्रहण करेगा तुरंत क्या आ जाएगा? बाहर आ जाएगा। और यही बात कौन कहता है? यही बात प्रकाश विद्युत कहता है कि प्रकाश आपतित होने में, फोटोन आपतित होने में और इलेक्ट्रॉन के उत्सर्जित होने में कोई भी समय नहीं लगता। समय लगता है 10⁻⁻⁹ सेकंड का, जो बहुत ही कम है। समझ में आई नहीं बात? ठीक है, तो ये मैं कल यहाँ तक बता चुका था आपके लिए। कोई दिक्कत हो एक बार दोबारा देखो भाई, देख लो एक बार फटाफट। हाँ भाई, चलते हैं आगे। पढ़ते रहना भैया, पढ़ते रहना, आप क्वेश्चन करते रहना। जितना पढ़ाया जा रहा है पढ़ते रहो।
अच्छा एक बात और है कि पीडीएफ फाइल जो नोट्स की डाली गई है उसमें कई जो जिस बच्चे की कॉपी थी उससे डाली गई है कुछ उसने गलती कर रखी है, तो जो न्यूमेरिकल में कोई गलती है तो एक क्वेश्चन नंबर 6 है पीडीएफ का, पीडीएफ फाइल का क्वेश्चन नंबर 6 है, क्वेश्चन नंबर 6 पीडीएफ फाइल का भैया एक बार देख लो उसको, ठीक है। क्वेश्चन ये है, मैं लिख रहा हूँ, उसने गलत उतार रखा है, तो देखो किसी धातु के पृष्ठ की दहली आवृत्ति 4000 हर्ट्ज है। कितनी है? हर्ट्ज। यहां पर उसमें एंगस्ट्रॉम लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है? एंगस्ट्रॉम लिखा हुआ है, लेकिन आवृत्ति तो हर्ट्ज में होती है, तो आप उसको सही करें। इतनी आवृत्ति है, दहली आवृत्ति, एवं आपतित प्रकाश की आवृत्ति, जो आपतित कर रहे प्रकाश, आपतित प्रकाश की आवृत्ति 5000 हर्ट्ज है, तो उत्सर्जित इलेक्ट्रॉन का या की अधिकतम गतिज ऊर्जा ज्ञात कीजिए। ये क्वेश्चन है वो, अधिकतम गतिज ऊर्जा ज्ञात कीजिए, जो इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेगा उसकी अधिकतम गतिज ऊर्जा ज्ञात कीजिए। दहली आवृत्ति दे रखी है पृष्ठ की, न्यू नॉट दे रखा है, समझ में नहीं बात, ठीक है। तो जो चीज दे रखी है उसको लिख लेते हैं एक बार फटाफट। देखो न्यू नॉट बराबर में दे रखा है 4000 हर्ट्ज, इतनी आवृत्ति दे रखी है। दहली आवृत्ति जो पृष्ठ है, जो धातु का पृष्ठ है, कितनी आवृत्ति का प्रकाश आपतित किया है? 5000 हर्ट्ज का, 5000 हर्ट्ज का आपतित किया है। समझ में आई नहीं बात? ज्ञात क्या करना है? काइनेटिक एनर्जी ज्ञात करनी है, अधिकतम गतिज ऊर्जा ज्ञात करनी है, ये आपको ज्ञात करनी है। कोई समस्या? तो देखो प्रकाश में दो समीकरण होता है आपके पास प्रकाश विद्युत समीकरण से बात कर लेते हैं। प्रकाश विद्युत समीकरण से बात करते हैं। ये होता है भैया काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम बराबर में एच न्यू माइनस में एच न्यू नॉट। समझ में आई नहीं बात? एच कॉमन ले लेंगे तो काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम बराबर में एच न्यू, ये आ जाएगा न्यू माइनस में न्यू नॉट, कोई दिक्कत नहीं, मान रख लेंगे। काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम बराबर में मान 6.62 गुणा 10 की घात माइनस में 34 जूल सेकंड होता है इसका मान। हाँ, यह आवृत्ति कितनी है? आपके प्रकाश की आवृत्ति 5000 माइनस में 4000, 10 की घात 3 बन रहा है यहाँ, 10 की घात 3 बाहर निकाल देंगे। काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम 6.62 गुणा 10 की घात माइनस में 34 गुणा में 10 की घात 3 बाहर निकाल दिया, 5 माइनस में 4, कितना बचेगा? 1, ठीक है। और 3 घात यहाँ जाएगी, कितनी बचेगी? 31, ठीक है। तो काइनेटिक अधिकतम गतिज ऊर्जा कितनी आ जाएगी? बताओ भाई, अधिकतम गतिज ऊर्जा आ जाएगी कितनी? बताओ। ये आ जाएगी 6.62 गुणा 10 की घात माइनस में 31 जूल। कोई दिक्कत? इस क्वेश्चन को उतारो फटाफट, जल्दी उतारो, क्वेश्चन उतारो भैया जल्दी, और उसको वहां सही करो। हाँ, एक बात, कोई भी आपको यदि दिक्कत आ रही हो क्वेश्चन में, न्यूमेरिकल में, पीडीएफ में जो न्यूमेरिकल है, अगर आपको लग रहा है ठीक है कुछ गड़बड़ है, तो आप उसको जरूर भेजें, ग्रुप पे आप डालें उसको, जैसे मुझे पता चल जाएगा। समझ में आई नहीं बात? ठीक है, नहीं तो पर्सनली फोन कर लें। चलो आगे चलते हैं। सबके समझ में आया होगा यहाँ तक? अच्छा,
एक बात और, उसमें कई क्वेश्चन ऐसे हैं कि प्रकाश विद्युत प्रभाव उत्पन्न होगा या नहीं होगा, प्रकाश विद्युत प्रभाव उत्पन्न होगा या नहीं होगा। तो देखो एक बात बता देता हूं, देखो यदि ये तो आपके पास होती है लैम्ब्डा नॉट, कौन सी तरंगदैर्घ्य, देहली तरंगदैर्घ्य, और आपतित प्रकाश की तरंगदैर्घ्य लैम्ब्डा है, ठीक है। यदि लैम्ब्डा का मान किससे कम है, यदि लैम्ब्डा का मान लैम्ब्डा नॉट से कम है, यदि लैम्ब्डा का मान आपतित प्रकाश की तरंगदैर्घ्य किससे कम है, देहली तरंगदैर्घ्य से कम है, तो प्रकाश विद्युत प्रभाव उत्पन्न होगा, प्रभाव उत्पन्न होगा, प्रभाव उत्पन्न होगा, उत्पन्न होगा। ध्यान दो भैया, ऐसे क्वेश्चन मिलेंगे आपको। यदि मैंने बताई देहली तरंगदैर्घ्य होती है वह है अधिकतम तरंगदैर्घ्य, जिससे कम तरंगदैर्घ्य का प्रकाश आपतित करने पर, जिससे कम तरंगदैर्घ्य का प्रकाश आपतित करने पर प्रकाश विद्युत प्रभाव उत्पन्न होता है या इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन होता है। तो भैया आपतित प्रकाश की तरंगदैर्घ्य कम होनी चाहिए, किससे, देहली तरंगदैर्घ्य से, तो प्रकाश प्रभाव उत्पन्न होगा। कौन सा प्रभाव, प्रकाश विद्युत प्रभाव उत्पन्न होगा, नहीं तो नहीं होगा, ठीक है। इस कंडीशन में लैम्ब्डा नॉट लेस देन, या ऐसे कह सकता हूं लैम्ब्डा ग्रेटर देन लैम्ब्डा नॉट, नहीं होगा भैया प्रकाश विद्युत प्रभाव, प्रकाश विद्युत प्रभाव उत्पन्न नहीं होगा। समझ में नहीं बात, ऐसे क्वेश्चन मिले आप उसको देखें जल्दी, समझ में नहीं बात, ठीक है। आगे बात करते हैं, यहाँ तक आपको मैंने पढ़ा दिया प्रकाश विद्युत प्रभाव की बारीक कहानी जो भी है। इसमें क्वेश्चन कराएंगे हम, न्यूमेरिकल क्वेश्चन कराएंगे, टेंशन ना लें, ठीक है। कोई भी समस्या नहीं आएगी, कैसी भी समस्या नहीं आएगी, चैप्टर से एक भी न्यूमेरिकल क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा पेपर में, टेंशन मत लो। तो देखो इसके बाद हम एक नया टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं, बहुत ही अच्छा टॉपिक है, और वो है डी ब्रोगली परिकल्पना, डी ब्रोगली परिकल्पना। तो देखो डी ब्रोगली परिकल्पना, डी ब्रोगली परिकल्पना, इसको हम स्टार्ट करने जा रहे हैं भैया। डी ब्रोगली परिकल्पना एवं द्रव्य तरंगों की तरंगदैर्घ्य, ठीक है। डी ब्रोगली, डी ब्रोगली हाइपोथेसिस, डी ब्रोगली हाइपोथेसिस, डी ब्रोगली परिकल्पना के बारे में बात करेंगे। तो देखो डी ब्रोगली परिकल्पना, बहुत गर्मी पड़ रही है, डी ब्रोगली परिकल्पना क्या होती है इसके बारे में बात करते हैं। हाँ भाई, डी ब्रोगली परिकल्पना के बारे में बात करते हैं। देखो प्रकाश की कैसी प्रकृति होती है, यहां देखो सामने, फटाफट इधर देखो, प्रकाश है, प्रकाश की कैसी प्रकृति है, द्वैत प्रकृति है। कैसी प्रकृति है, द्वैत, ड्यूल नेचर है। कैसी प्रकृति है, द्वैत प्रकृति है। ये हम पढ़ चुके हैं, क्योंकि कुछ घटनाएं ऐसी होती हैं जो तरंग प्रकृति की व्याख्या करती है, जैसे अपवर्तन, परावर्तन, पूर्ण आंतरिक परावर्तन, ध्रुवण है, व्यतिकरण है, ये सभी कहती है कि प्रकाश यदि गमन करेगा तो तरंग के रूप में गमन करेगा। किसके रूप में गमन करेगा, तरंग के रूप में गमन करेगा, ठीक है। तो एक प्रकृति होती है तरंगीय, कौन सी होती है, तरंगीय। बहुत सारी घटनाएं जो बताई मैंने, ये तरंगीय प्रकृति का समर्थन करती हैं, ठीक है। और एक प्रकृति जो होती है वो होती है कणीय। कौन सी होती है, कणीय। कई मैंने यहाँ प्रकाश विद्युत प्रभाव पढ़ाया, तो यहाँ मैं कण की बात कर रहा हूँ। किसकी बात कर रहा हूँ, कण की बात कर रहा हूँ, ठीक है। आपने फोटोन आपतित किया, फोटोन क्या है, ऊर्जा का कण है, इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित हुआ, तो यहाँ प्रकाश की कैसी प्रकृति हुई, कणीय प्रकृति हुई। कैसी प्रकृति हुई, कणीय प्रकृति हुई। समझ में आई नहीं बात, ठीक है। तो कई ऐसी घटनाएं हैं जो कणीय प्रकृति की व्याख्या करती हैं। कैसे, कौन कौन सी, प्रकाश विद्युत प्रभाव है, क्रॉम्पटन प्रभाव है, रमन प्रभाव है, ये सभी ऐसी घटनाएं हैं जो कहती हैं कि प्रकृति कैसी हुई, प्रकाश की कणीय हुई। इस प्रकार से टोटल प्रकृति कैसी हुई, प्रकाश की द्वैत प्रकृति हुई। कैसी प्रकृति हुई, द्वैत प्रकृति हुई। अब चलो आगे बात करते हैं यहाँ, ठीक है। तो आइंस्टीन ने द्वैत प्रकृति के बारे में बताया, अपना समीकरण दिया। इसके बाद डी ब्रोगली आ जाते हैं। क्या, कौन आ जाते हैं, डी ब्रोगली। डी ब्रोगली ने 1924 में
प्रकाश की द्वैत प्रकृति के आधार पर, किसके आधार पर? प्रकाश की द्वैत प्रकृति के। उसने देखा कि प्रकाश की द्वैत प्रकृति है, उसके आधार पर एक परिकल्पना दी। क्या दी? एक परिकल्पना दी। अब परिकल्पना क्या थी? परिकल्पना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, पूछी जाती है परिकल्पना। परिकल्पना क्या थी उसके बारे में सुनो, दोबारा सुनो। 1924 में, ठीक है, प्रकाश की द्वैत प्रकृति के आधार पर डी ब्रॉगली नामक वैज्ञानिक ने एक परिकल्पना प्रस्तुत की। समझ में आई बात? ठीक है। अब परिकल्पना प्रस्तुत की। परिकल्पना क्या थी? उसकी परिकल्पना थी कि जिस प्रकार से, ध्यान से सुनो, जिस प्रकार से एक तरंग में द्रव्य के गुण होते हैं, एक तरंग में कण के गुण होते हैं, ठीक है, उसी प्रकार से प्रत्येक कण में कैसे गुण होने चाहिए? तरंग के गुण होने चाहिए। कैसे गुण होने चाहिए? तरंग के गुण। देखो सिंपल सी बात है, कोई भी प्रत्येक गतिशील, ये उनकी परिकल्पना थी, प्रत्येक गतिशील द्रव्य कण तरंग की तरह, कैसा? प्रत्येक गतिशील द्रव्य कण तरंग की तरह व्यवहार करना चाहिए। समझ में नहीं बात? प्रत्येक गतिशील द्रव्य कण तरंग की तरह व्यवहार करना चाहिए। जिस प्रकार से तरंग में कण के गुण होते हैं, उसी प्रकार से यदि कोई द्रव्य का कण, अब द्रव्य के कण कौन कौन से? द्रव्य मतलब पदार्थ के कण कौन कौन से हुए? तो द्रव्य कण कौन कौन से हुए? द्रव्य कण हुए भैया इलेक्ट्रॉन है, प्रोटॉन है, ठीक है, समझ में आता? अल्फा कण, ये सभी द्रव्य के क्या हुए? कण हुए। तो यदि उन्होंने बताया कि जब एक तरंग है और तरंग में कणीय प्रकृति होती है, कण होते हैं, ठीक है, तो प्रत्येक यदि किसी भी द्रव्य के कण को गतिशील करा दिया जाए तो वो क्या बन जानी चाहिए? एक तरंग बन जानी चाहिए। क्या बन जानी चाहिए? तरंग बन जानी चाहिए। तो बोलेंगे कैसे? प्रत्येक गतिशील द्रव्य कण तरंग की तरह व्यवहार करनी चाहिए। अर्थात प्रत्येक गतिशील द्रव्य कण से एक प्रत्येक गतिशील द्रव्य कण से एक तरंग संबद्ध होनी चाहिए। आप कॉपी में लिख सकते हैं भैया इसको, जहां भी आपको पीडीएफ में मिलेगी, पीडीएफ फाइल में जो मिलेंगे, उस जब आप उतार रहे हैं तो आप इस परिकल्पना को ऐसे भी लिख सकते हैं, प्रत्येक गतिशील द्रव्य कण प्रत्येक गतिशील, ठीक है, दोबारा देखो लिखना क्या है। 1924 में प्रकाश की द्वैत प्रकृति के आधार पर डी ब्रॉगली नामक वैज्ञानिक ने एक परिकल्पना प्रस्तुत की। उनकी परिकल्पना के अनुसार प्रत्येक गतिशील द्रव्य कण तरंग की तरह व्यवहार करना चाहिए, अर्थात प्रत्येक गतिशील द्रव्य कण से एक तरंग संबद्ध होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? एक तरंग संबद्ध होनी चाहिए। ठीक है, समझ में आई नहीं बात सबके? तो यहां आगे बात करते हैं कि यदि, ये मतलब कह क्या रही है ये बात सुनो, यदि इलेक्ट्रॉन है और वो गति करे, ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन के पीछे एक इलेक्ट्रॉन के पीछे एक इलेक्ट्रॉन के पीछे, तो एक इलेक्ट्रॉन सीधी रेखा में गति करे, ठीक है, इलेक्ट्रॉन क्या हुआ? कण, तो वो तरंग की तरह व्यवहार करना चाहिए। किसकी तरह व्यवहार करना चाहिए? तरंग की तरह व्यवहार करना चाहिए। ये होती है भैया डी ब्रॉगली परिकल्पना। क्या होती है? डी ब्रॉगली परिकल्पना होती है। ठीक है, अच्छा, द्रव्य कण से, जो द्रव्य कण है, द्रव्य कण से जो तरंग मिलेगी, द्रव्य कण से संबद्ध द्रव्य कण से संबद्ध तरंग को, द्रव्य गतिशील द्रव्य कण से जो तरंग बनेगी, उस तरंग को क्या कहेंगे? संबद्ध तरंग को द्रव्य तरंग क्या कहेंगे? द्रव्य तरंग कहेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, समझ में नहीं बात?
गतिशील द्रव्य कण से जो गतिशील द्रव्य कण है उससे जो तरंग बनेगी उसको क्या कहेंगे? द्रव्य तरंग कहेंगे। और द्रव्य तरंग की जो तरंग दैर्घ्य होगी, द्रव्य तरंग की जो तरंग दैर्घ्य होगी, क्या होगी? तरंग दैर्घ्य होगी। द्रव्य तरंग की जो तरंग दैर्घ्य होगी वो तरंग दैर्घ्य कहलाएगी डी ब्रोगली तरंग दैर्घ्य। क्या कहलाएगी? डी ब्रोगली तरंग दैर्घ्य कहलाएगी। समझ में आई नहीं बात? कोई दिक्कत? ठीक है, समझ में आई नहीं बात? दोबारा एक बार, प्रत्येक गतिशील द्रव्य कण से डी ब्रोगली परिकल्पना के अनुसार प्रत्येक गतिशील द्रव्य कण से एक तरंग संबद्ध होनी चाहिए, या प्रत्येक गतिशील द्रव्य कण एक तरंग की तरह व्यवहार करना चाहिए। और गतिशील द्रव्य कण से जो तरंग बन रही है वो क्या कहलाएगी? द्रव्य तरंग कहलाएगी। और द्रव्य तरंग की जो वेवलेंथ होगी, तरंग दैर्घ्य होगी, वो क्या कहलाएगी? डी ब्रोगली तरंग दैर्घ्य। क्या कहलाएगी? डी ब्रोगली तरंग दैर्घ्य कहलाएगी। समझ में आई नहीं आई बात? सबके समझ में आ गई होगी। ठीक है, आप इनको उतारें, फटाफट लिख लें। द्रव्य कण से संबद्ध तरंग को द्रव्य तरंग कहते हैं और द्रव्य तरंग से संबद्ध तरंग दैर्घ्य को डी ब्रोगली तरंग दैर्घ्य कहते हैं। समझ में आई नहीं बात? ठीक है, फटाफट एक बार देखो। ठीक है भाई, देख लिया होगा सबने। गर्मी बहुत ज़्यादा है भाई। चलो आगे। इसको तो रहने देते हैं, ये तो अपनी हेडिंग है मेन। ठीक है, इसको हम मिटा देते हैं। ये मिटा दिया। आगे अब हम डी ब्रोगली तरंग दैर्घ्य की गणना करेंगे कि डी ब्रोगली तरंग दैर्घ्य कितनी होती है। समझ में आई या नहीं आई बात बताना आगे। ठीक है, देखो डी ब्रोगली तरंग दैर्घ्य की गणना, डी ब्रोगली तरंग दैर्घ्य की गणना। देखो, फोटोन की ऊर्जा होती है E बराबर में एच ड्यू, समीकरण नंबर 1। ठीक है, आइंस्टीन के द्रव्यमान ऊर्जा समीकरण से, आइंस्टाइन के ऊर्जा द्रव्यमान समीकरण से E बराबर में होता है mc²। फोटोन का द्रव्यमान mc, उसका वेग वेलोसिटी ऑफ लाइट के बराबर होता है। समीकरण नंबर 2, समीकरण 1 व 2 से बात कर लेते हैं। समीकरण 1 व 2 से बात कर लेते हैं। तो mc² बराबर में h न्यू। कोई समस्या है? नहीं है। ठीक है, आगे इसको मैंने ऐसे लिख लिया, c को mc.c बराबर में h न्यू। कोई दिक्कत नहीं है, c को c × c²। हाँ, आगे mc को यहाँ छोड़ दिया, mc बराबर में, ठीक है, यहाँ h न्यू अपॉन में c। अच्छा, चूंकि m × c बराबर में p, संवेग क्या होता है? संवेग। हाँ, लेमड़ा बराबर में क्या आ जाएगा? लेमड़ा बराबर में आ जाएगा c अपॉन न्यू। क्या आ जाएगा? c अपॉन में न्यू। ठीक है, तो मान रख देते हैं। देखो, यहाँ रख दिया p, ठीक है, h c अपॉन में न्यू।
तो सी नीचे आ रहा है तो लेमड़ा कहाँ आएगा, नीचे, तो ये आ जाएगा लेमड़ा। ये आपकी डी ब्रोगली तरंग दैर्घ्य है। क्या है भैया, डी ब्रोगली तरंग दैर्घ्य, डी ब्रोगली तरंग दैर्घ्य। समझ में आई नहीं बात? अच्छा एक बात, ये तरंग की तरंग दैर्घ्य है, तरंग की तरंग दैर्घ्य। डी ब्रोगली परिकल्पना क्या कहती है कि प्रत्येक तरंग, प्रत्येक कण, ये तरंग की तरंग दैर्घ्य है, प्रत्येक कण तरंग की तरह व्यवहार करता है। किसी तरह व्यवहार करता है, प्रत्येक गतिशील कण किसी तरह व्यवहार करता है, तरंग की तरह व्यवहार करता है। तो जो ये तरंग दैर्घ्य है वो किस पे लागू होनी चाहिए, द्रव्य कण पर भी लागू होनी चाहिए। किस पे लागू होनी चाहिए, द्रव्य कण पर भी लागू होनी चाहिए। क्योंकि डी ब्रोगली परिकल्पना इस बात को कह रही है कि प्रत्येक गतिशील द्रव्य कण से एक तरंग संबद्ध होती है, या गतिशील द्रव्य कण तरंग की तरह व्यवहार करता है। तो जो तरंग की तरंग दैर्घ्य, तरंग का जो तरंग की जो ये संवेग वो भी है। ठीक है, यहाँ पे आगे करेंगे, एक मिनट यहाँ ले गए इसको, लेमड़ा बराबर में, एक मिनट गलती हो गई थोड़ी, लेमड़ा बराबर में एच अपॉन में पी, ये होगी तरंग दैर्घ्य। भैया कौन सी तरंग दैर्घ्य, डी ब्रोगली तरंग दैर्घ्य, डी ब्रोगली तरंग दैर्घ्य, डी ब्रोगली तरंग दैर्घ्य ये हुई। ठीक है, तो ये तरंग दैर्घ्य हुई तरंग की, और प्रत्येक तरंग से क्या संबंध होता है, प्रत्येक तरंग मतलब प्रत्येक कण में, कण गति कर रहा है तो तरंग की तरफ व्यवहार करेगा। तो यही तरंग दैर्घ्य किसकी होगी, गतिशील द्रव्य कण की होगी। किसकी होगी, गतिशील द्रव्य कण की होगी। समझ में आई नहीं बात, कोई दिक्कत है? एक बार देखो भैया फटाफट, हाँ आगे देखो, जो भी आपको नया लगे उसको उतार लिया करो आप पीडीएफ देख के। ठीक है, आप इसको देखा करो वीडियो को, दोबारा पीडीएफ पढ़ के देखा करो, जो कुछ नया लगे। देखो हर बार हर ऐसे थोड़ी होते कि हर लैंग्वेज भी सेम हो, ऐसे तो गलत है। ठीक है, पिछली लैंग्वेज कुछ और है तो थोड़ा बहुत चेंज हो जाता है नोट्सों में, तो आप देख लिया करो। कुछ नहीं मतलब अलग करा दिए, ठीक है, कुछ लैंग्वेज बदल के लिखवा दी, तो आपको जो सिंपल लगे वो। समझ में नहीं बात? ठीक है, आगे जब ये कण की तरंग दैर्घ्य है, ये किसकी तरंग दैर्घ्य है, कण की तरंग दैर्घ्य है, तो कण की तरंग दैर्घ्य ये है, तो हम आगे ये तो कर सकते हैं, यदि ये ऐसे लिख सकते हैं, एम द्रव्यमान के गतिशील द्रव्य कण का वेग v हो तो क्या होगी तरंग दैर्घ्य, कौन सी, डी ब्रोगली तरंग दैर्घ्य, लेमड़ा बराबर एच अपॉन में, ठीक है, एम बी होगी। किसकी, गतिशील द्रव्य कण की तरंग दैर्घ्य है। समझ में आई नहीं बात? ठीक है, आगे चलते हैं। देखो आगे चलते हैं, एक बार देख लो इसको फटाफट। आगे चलते हैं, देखो तो देखो डी ब्रोगली तरंग दैर्घ्य आई अपने पास, लेमड़ा बराबर में एच अपॉन में पी, डी ब्रोगली तरंग दैर्घ्य। ठीक है, आगे द्रव्यमान दे रखा हो, वेग दे रखा हो, तो लेमड़ा बराबर में एच अपॉन में एम बी। बहुत सारे फॉर्मूले बनते जा रहे हैं। अब आगे देखो, आगे बात, यदि किसी द्रव्य कण की गतिज ऊर्जा दे रखी हो, क्या दे रखी हो,
गतिज ऊर्जा दे रखी हो। तो देखो, यदि किसी द्रव्य कण का संवेग p एवं गतिज ऊर्जा E हो तो, ठीक है, E हो तो अपने पास ये फॉर्मूला है ही, कोई समस्या नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो देखो यहाँ लिख रहा हूं मैं, गतिज ऊर्जा में और गतिज ऊर्जा और संवेग में क्या संबंध होता है? गतिज ऊर्जा होती है 1/2 mv²। यहाँ लिख सकता हूँ मैं k बराबर में 1/2 mv², ठीक है। 2 का मल्टीप्लाई किया 2k बराबर में mv²। इधर भी m का गुणा, इधर भी m का गुणा किया तो देखो 2mk m²v²। कोई दिक्कत? mv क्या होता है? p, तो 2mk बराबर में p का स्क्वायर, m इंटू v, p होता है और इसका स्क्वायर लगा हुआ है, तो ये हो गया। समझ में नहीं बात? ठीक है। तो यहाँ लिख सकता हूँ मैं, यहाँ से आ गया आपके पास तो यहाँ आ जाएगा। आगे देखो, यहाँ मैं लिखूँ तो p बराबर में √ में 2mk। कोई दिक्कत है क्या? नहीं होनी चाहिए। तो देखो, संवेग p बराबर में √ में आ गया 2mk, निकाल के मैंने बताया भैया आपको, ठीक है। इसको यहाँ रख देंगे तो अब गतिज ऊर्जा की फॉर्म में डी ब्रोगली तरंगदैर्घ्य लैम्ब्डा बराबर h/में √ में 2mk आ जाएगी। समझ में आई नहीं आई बात? ठीक है, क्या आ जाएगी? √ में लैम्ब्डा बराबर में h/में √ में 2mk आ जाएगी। आगे देखो, यहां तक आ गया। अब यदि कोई आवेशित कण हो, कैसा कण हो? आवेशित, ठीक है। अब तक बात नहीं कर रहे थे हम किसकी? आवेशित कण की। आवेशित कण हो कोई, कैसा कण हो? आवेशित, ठीक है। तो देखो, मैं यहां लिख सकता हूं, ये पॉइंट लगा के लिखते जाना, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो न्यूमेरिकल के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होंगे, ठीक है। कोई आवेशित कण हो, स्टार लगाया, हाँ। यदि किसी आवेशित कण को, आवेशित कण जिसका आवेश q है को वेग नहीं है, विभवांतर लगाकर त्वरित किया जाता है। यदि किसी आवेशित कण जिसका आवेश q है को v विभवांतर लगाकर गति प्रदान की जाती है, त्वरित किया जाता है, तो डी ब्रोगली तरंगदैर्घ्य, तो डी ब्रोगली तरंगदैर्घ्य, तो भैया डी ब्रोगली तरंगदैर्घ्य क्या होगी? सबसे पहले तो जब हम आवेशित कण को गति प्रदान करेंगे तो उसकी गतिज ऊर्जा होती है QB। कितनी होती है? QB। तो देखो, आवेशित कण की गतिज ऊर्जा K बराबर में होती है QB। समझ में आई बात? आवेश, अच्छा एक बात, गतिज ऊर्जा क्यों? ये कार्य होता है, आवेश इंटू विभवांतर, आवेश और विभवांतर का गुणनफल कार्य होता है। कार्य किसके बराबर होता है? ऊर्जा के। कौन सी ऊर्जा के? गतिज ऊर्जा के, ठीक है। तो K बराबर में क्या आ गया? QB।
तो हमारे पास ये समीकरण है, इस समीकरण को 1 मान लें, इसको 2 मान लें, इसको क्या मान लें, 3 मान लें। ठीक है, समीकरण 3 में किसका मान रख देंगे, के का मान रख देंगे। किसका मान रख देंगे, के का मान रख देंगे। तो आवेशित कण की तरंग दैर्घ्य क्या होगी, आवेशित कण की तरंग दैर्घ्य क्या होगी। ठीक है, तो अपने पास ऊर्जा कितनी आई, ऊर्जा अपने पास आ चुकी है, ऊर्जा अपने पास आ चुकी है। हाँ, किसी भी आवेशित कण की यदि उसका विभवांतर v है, आवेश q है, तो उसकी ऊर्जा कितनी होगी, q कितनी होगी, k बराबर में qv होगी। कितनी होगी, k बराबर में qv। तो तरंग दैर्घ्य कितनी आ जाएगी आवेशित कण की, लैम्डा बराबर में यहाँ रख देंगे h/में √ में। ठीक है, कितनी आ जाएगी 2mqv। कोई दिक्कत है क्या, कोई दिक्कत है क्या, नहीं होगी दिक्कत। ठीक है, 2 कांस्टेंट वैल्यू, m आवेशित कण का द्रव्यमान है, आवेशित कण का द्रव्यमान है, q आवेशित कण का आवेश है, और जितने विभवांतर से उसको त्वरित किया जा रहा है वो क्या है, इसको समीकरण नंबर 4 डाल लेना भैया। ये आवेशित कण के लिए है, ये गतिज ऊर्जा दे रखी है तब है। समझ में नहीं बात। ठीक है, कोई दिक्कत है क्या, एक बार देखो फटाफट। अब अपने पास यहां देखो आगे, अपने पास बहुत सारे आवेशित कण हैं। समझ में आई नहीं बात। अब देखो बहुत सारे अपने पास आवेशित कण हैं। कौन कौन से आवेशित कण हैं, इलेक्ट्रॉन है, प्रोटॉन है, अल्फा कण है, ड्यूट्रॉन है। अपने पास बहुत सारे आवेशित कण हैं। एक मिनट, हाँ भाई, अपने पास बहुत सारे आवेशित कण हैं। इलेक्ट्रॉन है, आवेशित कण है, प्रोटॉन है, आवेशित कण है, अल्फा कण है, आवेशित कण होता है। ठीक है, और ड्यूट्रॉन भी आवेशित कण होता है। तो हम इनके बारे में कुछ इनकी डी ब्रोगली तरंग दैर्घ्य निकाल लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ मैं लिख रहा हूँ सबसे पहले विभिन्न आवेशित कणों की डी ब्रोगली तरंग दैर्घ्य। विभिन्न, अच्छा, आवेशित कण की तरंग दैर्घ्य कितनी होती है, डी ब्रोगली तरंग दैर्घ्य, आवेशित द्रव्य कण की डी ब्रोगली तरंग दैर्घ्य। ये होती है भैया लैम्डा बराबर में h/में √ 2mqv। समझ में आई नहीं बात। अब हम निकाल रहे हैं इलेक्ट्रॉन की, पहला कौन सा निकाल रहे हैं हम, इलेक्ट्रॉन की डी ब्रोगली तरंग दैर्घ्य। इलेक्ट्रॉन की डी ब्रोगली तरंग दैर्घ्य। समझ में आई नहीं बात। देखो इलेक्ट्रॉन आवेशित कण है। ठीक है, अपने पास फॉर्मूला है इलेक्ट्रॉन के, पहले सबसे पहले आवेश होना चाहिए। क्या होना चाहिए, आवेश। ठीक है, द्रव्यमान इलेक्ट्रॉन का, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन वो होता है 9.1 × 10⁻31 kg। ये आपको पता है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन का आवेश, इलेक्ट्रॉन पे आवेश QE, इलेक्ट्रॉन पे आवेश होता है 1.6 × 10⁻19 कूलम आवेश है। ठीक है, ये आवेशित कण के लिए फॉर्मूला है। तो डी ब्रोगली तरंग दैर्घ्य निकालेंगे।